फ्रेंड, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन का ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाई काजल शर्मा, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्तावों की रचना किसने की। आज का प्रैक्टिस सेट शानदार है, आराम से इसका आंसर देते चलेंगे। 60+ क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करेंगे। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गौर करिएगा, संविधान सभा की जो स्थापना किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को फिर बैठक होती है, दूसरा बैठक होता है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। 2 दिन बाद बात की जाए 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। किसके द्वारा बना हुआ रहता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो बना हुआ रहता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। पेश कब किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब कर लिया जाता है? तो इसे स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? आई होप ये समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। मार्ले इस समय क्या था? तो भारत का सचिव था। मार्ले इस समय सचिव था और मिंटो क्या था? तो वायसराय था। क्या था? वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, जिसे 1935 में समाप्त करके केंद्रों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार दिया गया और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं 22, 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं यह राज्यसभा से होते हैं। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। 1919 का जो अधिनियम है ये लागू कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूंगी। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिका का आज़ादी की लड़ाई 1783 ईस्वी में ख़त्म हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। जैसे कि ब्रिटिश का अधिकार जिस तरह से भारत पे था, उसी तरह से ब्रिटिश का अधिकार अमेरिका पे भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने नाम सुना होगा बोस्टन टी पार्टी का। बोस्टन टी पार्टी का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। सुनिएगा, बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारणों के लिए जानी जाती है। इसके नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन के अधिकारियों द्वारा कर मुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने का इनकार कर दिया तो उपनिवेशवासियों ने एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय को बोस्टन हार्बर में फेंक कर इसे नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। इतने सारे देशों ने एक संधि की, सैनिक संधि। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नाटो। नाटो में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो यह हैं 28। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसे अटलांटिक एलायंस भी कहा जाता है। मार्च 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी।
4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 15, और 15 में 5 जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो स्थायी सदस्य होते हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। अब खोज लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए आप लोग। इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बात की जाए ऑप्शन ए का तो ब्रिटेन, भारत, चीन और फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस तो है, इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है, महासभा अपनी 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए इसकी चुनाव करती है। इसका राइट आंसर कोई भी नहीं दिया गया है। 5 देश याद रखिएगा कौन कौन सा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। ये 5 अस्थायी देश हैं, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है ऐसा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच चला था, और इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो सेराजेवो हत्याकांड। और लेकिन यहाँ पे मुख्य कारण पूछा जा रहा है तो त्रिपक्षीय संधि। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ही 28 जुलाई 1914 को ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। त्रिपक्षीय संधि 1882 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली था। त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन था, यह था ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली। नेक्स्ट है पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, यह कहा जाता था गंडास। ऑप्शन नंबर बी गंडासा कहा जाता था। क्लीवर, स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न, एक है मध्य और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो एक वीडियो मेरा देख लीजिएगा जिसमें मैंने हिस्ट्री को करवाया है। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है यह सही है। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर दिया गया है द डॉक्टर हैड बीन, देख लेते हैं क्या दिया गया ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, या फिर द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए और डी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था। 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर ही महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर आया था और 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध यह चंपारण सत्याग्रह था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना होता था, पता होगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली यह हुआ था 1928 ईस्वी में और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था और अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था। सबसे पहले अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यह हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को और 1 अगस्त को ही किनका मृत्यु हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था चौरी चौरा कांड हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को और 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जिसके कारण बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे, जिस कारण से 1923 ईस्वी में
1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास ये दोनों मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बारोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बारोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? यह आता है शांत, ऑप्शन नंबर ए शांत। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवत रेखीय क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन को ही कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में काल्पनिक रेखा के द्वारा बांटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़ी बूटी के लिए। विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा जो है यह जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो आप उगाएंगे टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश, वहाँ का तापमान 0 डिग्री से कम होता है। जो इलाका अलास्का वाला कहलाता है, कनाडा का कुछ भाग, ग्रीनलैंड वाला भाग टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? मैं ही लिख दिया 13 देशों से। विषुवत रेखा कितने देशों से? तो यह गुजरती है 13 देशों से होकर के। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ प्रिंसेप, गैबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये टोटल 13 देश हैं और यही 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्या हमने बताया विषुवत रेखा पर इसी देश। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ प्रिंसेप, गैबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। क्लियर? 10 ऐसे देश हैं जो कि स्थित हैं मकर रेखा पर। मकर रेखा पर अब कौन कौन सा देश है गौर करिएगा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल देश हैं मकर रेखा पर स्थित। कौन कौन सा? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया होगा। कर्क रेखा पर जो स्थित देश हैं यह है 17। चलिए आगे कभी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनते हैं, बिल्कुल। इसे प्रदार चट्टान भी कहते हैं, जो कि गलत है। इसे प्रदार चट्टान नहीं कहते हैं। प्रदार चट्टान अवसादी चट्टान को कहा जाता है। अवसादी चट्टान को कहा जाता है। और अवसादी चट्टान में अधिकता होती है खनिजों की, पेट्रोलियम ये सब की अधिकता होती है। पेट्रोलियम, कोयला ये सब की जो अधिकता होती है अवसादी। और वही बहुमूल्य धातु की जो अधिकता होती है जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, ये सब जो पाई जाती है आग्नेय शैल में। आग्नेय शैल का उदाहरण हो जाएगा आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। सील और डाइक पाए जाते हैं, बिल्कुल। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चावल तो है ही, गेहूं भी है, मकई भी है, लेकिन चाय नहीं है। चाय खाद्य फसल में नहीं आता, या नगदी फसल में आता है। नगदी फसल में चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है, और मकई भी खरीफ फसल का उदाहरण है। सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है? तो होता है यूपी में। और मकई कहाँ होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और असम में तो चाय जानते ही होंगे, कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, यह थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कालिदास के बारे में तो जानते ही हैं। पुष्यमित्र सुन के दरबार में रहते थे। इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? तो कालिदास का है। अलाय दरवाजा, अलाय दरवाजा मेघदूतम भी कालिदास का है। अलाय दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? बताइएगा, अलाय दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाय दरवाजा यह बना था अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में। ऑप्शन हो जाएगा सी।
यह कहाँ पे है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली है, कहाँ? दिल्ली में। और इसी का जो मेन दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा कहलाता है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवान ए बदगान की स्थापना की थी। दीवान ए बदगान किसके लिए? दासों के लिए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक में सर्वाधिक दास रहते थे। कहा जाता है कि 1,80,000 इनके दरबार में दास रहा करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। हाँ, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक पता ही होगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े पर से गिर करके चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। लाहौर में है। इसे लाख वक्स भी कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन यह कौन सा था? तो यह हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में की थी। 1829 ईस्वी में इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को बंद किया गया था। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर के साथ मिल करके हिंदू महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर मिलकर के। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम की 2 पत्रिकाएं याद रखिएगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो था यह फारसी में छपती थी और संवाद कौमुदी बंगाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। शायद आप लोग को बोरिंग लग रही होगी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी और स्वराज शब्द को दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। और इनकी पत्रिका का नाम अभी मैं भूल रही हूँ। दयानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम क्या है? अभी मेरे दिमाग से निकल गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी आंदोलन भी बहुत सारे लोग ने किया था। इसमें आता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिनका दरगाह अजमेर में है। नक्शबंदिया संप्रदाय, जिसका संबंध औरंगजेब से है। आगे बढ़ते हैं, याद आएगा तो बता देंगे। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो राधा कृष्ण देव राय ने तो कुछ और का स्थापना किया था। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। कर्मयोग राजयोग जो पुस्तक है यह विवेकानंद का ही ऐसा पुस्तक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकट के द्वारा। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी कौन? एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी अध्यक्षता करने वाली? एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था। हालांकि होम रूल आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रारंभ किया था और दोनों के होम रूल आंदोलन को 1918 ईस्वी में एक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन किया गया है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। यह कहाँ है? तो कनाडा एवं यूएसए, खास करके अमेरिका में है। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो संस्थापक कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाखना थे और इनका भी नाम आता है लाला हरदयाल का। स्पीक आउट द राइट वर्ड। स्पीक आउट द राइट वर्ड। देख लीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट एटोनम्स ऑफ हॉनेस्ट। करेक्ट एटोनम्स ऑफ हॉनेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसहॉनेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है?
विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा सागर से दूरी। सागर से दूरी। आप लोग जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? तो 92.1%। 92.1%। यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ का जो टोटल साक्षरता है 94% है। 94%, जिसमें से पुरुषों की जो साक्षरता दर है 96.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को डिस्कशन चाहिए या नहीं चाहिए। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? सर्वाधिक उत्तम कोटि का जो कोयला होता है यह एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट, जो कि कहाँ पाया जाता है? भारत में अगर बात की जाए तो यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और सबसे घटिया कोयला, मतलब घटिया करने का मतलब ये है कि इसमें कोयला की मात्रा कम होती है। सर्वाधिक कार्बन की जो मात्रा होती है एंथ्रासाइट में, और सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है पीट कोयला में। पीट कोयला में सबसे खराब कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट जो हो जाएगा, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, यह हो जाएगा निम्न स्तर का। निम्न स्तर का। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं किस जलवायु की फसल है? इसका निम्न स्तर नहीं होना चाहिए। निम्न स्तर तो होता है पीट का, हम इसे कह सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं है किस प्रकार की फसल है? यह हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन तांबा हो जाएगा, तांबा कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है घाटशिला में। घाटशिला। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1930 ईस्वी में की गई थी। यह घाटशिला में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा का स्थान आता है, उसके बाद पंजाब का। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। मौसमी घटनाएं जो देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में, पता ही होगा 5 मंडल है। कौन कौन सा? एक क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर हो जाएगा मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में। जेट यान समताप मंडल में उड़ती है, और फिर ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में ही, जो कि हमें सूर्य की रोशनी से, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा करती है। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का जो निर्माण होता है यह होता है भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जो यह पश्चिम बंगाल का भाग है, और दार्जिलिंग को ही सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। किसके लिए? तो दार्जिलिंग के चाय के लिए। दार्जिलिंग के चाय के लिए इसे जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग 10 सालों के लिए मान्यता रहता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का ही होता है। विधान परिषद जो है भारत में 6 राज्यों में लागू है। कौन कौन सा 6 राज्य हैं? तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना। कौन कौन सा? तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। और विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसी तरह से लोकसभा का भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक को भाववाचक में बदलना है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लड़का का हो जाएगा लड़कपन। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? मनुष्य, नदी, पर्वत, लड़का, गाय आदि ये सब जातिवाचक का उदाहरण है। भाववाचक की बात की जाए, जिस संज्ञा शब्द से अवस्था, गुण, दोष ये सब की बात की जाए तो यह सब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बुढ़ापा, मिठास, लड़कपन, बचपन। व्यक्तिवाचक जिसे किसी एक चीज़ का बोध हो,
जैसे राम, श्याम, ये सब क्या हो जाएगा जातिवाचक। और कौन कौन सा होता है, एक होता है समूहवाचक जो समूह में रहे, जैसे अंगूर का गुच्छा। इस तरह से 5 दिए गए होते हैं, संख्या के 5 भेद होते हैं, ये पांचों को याद रखिएगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सज्जन का विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, दुर्जन। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही विच्छेद है? भारतेंदु, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत प्लस इंदु। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? देखिए अनुच्छेद 19 यह आता है मौलिक अधिकार में, और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई है भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर के, सही हूँ ना मैं, 12 से लेकर के, हाँ 12 से लेकर के 35 तक, मैं सही हूँ शायद, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। इसमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन पिछले जो संविधान जो था, उस समय का जो मूल संविधान था, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। गौर करिएगा कौन से मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाएगा 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता की बात कही गई है। 19 से 22 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और 23-24 अनुच्छेद 23-24 में हो जाएगा आपका 23-24 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 के क में। तो यह मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार रहा है। क्लियर। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसमें 5 प्रकार का रीट दिया गया है जो कि जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मौलिक अधिकार का सुरक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। इसके लिए अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो इसके लिए हम लोग सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। 14 से लेकर के 18 तक बात कही गई है समानता की। 19 से लेकर के 22 तक कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है कि क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 5 प्रकार का रीट है, सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अनुच्छेद है यह केवल और केवल, इसमें जो बात कही गई है वह केवल और केवल भारतीय को ही प्राप्त है, ना कि विदेशों के। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, ना कि विदेशों का। अब यहाँ पे बात आ रही है अनुच्छेद 19 की। तो 19 में भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? गौर करिएगा। 19 के क में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के ए में है। 19 के बी की बात की जाए या फिर 19 के 2 की बात की जाए तो यह हो जाएगा सभा करने की आज़ादी। 19 के सी की बात की जाए तो संगठन बनाने की आज़ादी है। 19 के 4 में तो भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी है। 4 या फिर डी कहें, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी है। 19 के 5 में क्या है? 5 में क्या है? तो कहीं भी बसने की आज़ादी है। 19 के 6 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया है। 19 के 7 में क्या हो जाएगा? 19 के 7 में आपका हो जाएगा व्यवसाय करने की आज़ादी। क्या क्या? तो व्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, कहीं भी घूमने की आज़ादी। 5वां में क्या था? घूमने की आज़ादी, और उसके बाद बचने की आज़ादी। 6 में क्या था? तो संपत्ति का जो उसकी समाप्त कर दिया गया है। और 19 के 7 में क्या है? तो यह हो जाएगा व्यवसाय करने की आज़ादी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। संघ या संगठन की रचना का अधिकार, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार है। जैसा कि हमने आप लोग को बता दिया, आई होप यह क्लियर हो चुका होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा एक अलिखित संविधान। ये विशेषता थोड़ी है, यह गलत दिया गया है। हमारा जो संविधान है यह लिखित संविधान है, ना कि अलिखित संविधान है। और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है यह भारत का ही है। और यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि जो सबसे पहला जो लिखित संविधान था अमेरिका का ही था। और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है यह अपना भारत का है। वही संघात्मक शासन प्रणाली है, संविधान सभा द्वारा निर्मित है और संसाधनात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की उम्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त का जो उम्र है यह हो जाएगा कितना? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति किया जाता है यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा यह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो यह 26 है। 26 है। भारत का नवीनतम जो हाई कोर्ट है तेलंगाना है, इसका जो प्रधान बेंच है हैदराबाद में है। राज का एक मूलभूत तत्व है। मूलभूत तत्व हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना में लिखित शब्द यह था हम भारत के लोग, भारत को ये याद होगा, उसमें संप्रभुता इंगित किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना की गई थी यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यह गलत है। राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। जैसे कि कोई बिहार का व्यक्ति बिहार का राज्यपाल नहीं बन सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व DPSP संविधान के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसकी चर्चा है भाग 4 में। अनुच्छेद की बात किया तो 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा मिलती है। ऑप्शन हो गया इसका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह न्यायोचित नहीं है, इसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जिला परिषद। जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लाया गया था। वही 2 स्तरीय किसके द्वारा? तो अशोक मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? यहाँ पे गौर करिएगा, पंचायती राज, पंचायत के बारे में जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद कौन से राज्य में नहीं है? आगे ही हमने बताया है, बताइएगा। 6 राज्यों में है। इसका राइट आंसर आप लोग को मिल गया होगा केरल में, क्योंकि उसी टाइम मैंने बताया था बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील समझौता भारत के जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ किया था? यह चीन के साथ किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। और यह कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी को। नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ यह शब्द क्या हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, शंकर, शिव। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, नीलकंठ जो हो जाएगा यह हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकल करके कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि मान के चलिए क्या दिया गया था? नीलकंठ।
इसको हम अलग कर देते हैं तो कोई एक शब्द नहीं निकल पाता है, लेकिन ये दोनों के मिलने से एक नया शब्द मिलता है। क्या? नीलकंठ है, जिसका अर्थात शिव, यह क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट है सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा हो जाएगा? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। चलिए जल्दी बढ़ते हैं। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। हलंत देखे होंगे, जैसे कि का लिख दिए और ऐसे हलंत लगा दिए, प लिख दिए, ये हलंत लगा दी। तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए इसको लगाते हैं। तरंगे जो कि धातु में संचरित होगी। तरंगे धातु में संचरित होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंग है जिनके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होती है। वही अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग दोनों धातु में संचारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हो जाता है स्थितिज ऊर्जा, mgh इसका फॉर्मूला होता है। वही गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो गतिज ऊर्जा का होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा 54 नंबर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 ये भी न्यूमेरिकल है, 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आगे बढ़ूँ। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर काम करता है, और संवेग की बात कही गई है गति के तृतीय नियम। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है, गति के तृतीय नियम हो जाएगा। जड़त्व का जो परिभाषा निकलता है यह निकलता है गति का प्रथम नियम। कोई भी वस्तु विरामावस्था में रहेगा या फिर कोई भी वस्तु जब चल रहा है तो चलते ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जा सके। न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाला पीछे की ओर धक्का लगना। 57 न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके अपना बना लीजिएगा। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे तो PDF देंगे ही। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल ही है, देख सकते हैं। बिहार दरोगा को यही हार्ड बना देता है। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर ए -5 mm। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। यह हो जाएगा किसका? यह हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद के। आगे में ही बात कर लिया था। 15 होते हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? यह दी थी भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है सार्क। इसमें टोटल देश कितने हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, और मुख्य भूमिका निभाने वाला हो जाएगा पाकिस्तान। हमें तो नहीं लगता लेकिन दिया गया है पाकिस्तान। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश पाकिस्तान है। सार्क में टोटल देश है 8। कौन कौन है गौर करिएगा। हाँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत। आपने अगर बात की जाए खान सर का क्लास किया होगा तो ये सब तो याद होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन सा गौर करिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये टोटल 8 देश हैं, और 8वां जो सदस्य देश है यह हो जाएगा अफगानिस्तान, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक, यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? प्रश्नार्थक क्या
क्या जो है यह प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्नार्थक हो जाएगा। जब किसी वाक्य से प्रश्न पूछने जैसा बोध होता है उसे प्रश्नार्थक निपात वाक्य कहते हैं। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? ऑप्शन को देखते हैं। वह रोने लगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 3। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा है गौर करिएगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। सर्वनाम पद वह है जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि के विषय में जानकारी मिलती है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर, ये भी मैथ ही है। मैथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई मैथ में हम कमज़ोर है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, तो यह होता है माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा अपना। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 बहुत सारा मैथ का प्रश्न डाल दिया गया है, लगता है कि इंग्लिश की जगह पे मैथ ही डाल दिया गया है। 79 का ऑप्शन नंबर बी, और 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? गोंद है, लेटेक्स है, टेनिन है, लेकिन यूरिक एसिड नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यूरिक अम्ल जो होता है यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह छोटे जीवों में होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट है फसलों में डीडीटी के छिड़काव। यहाँ पे एक डाउट मुझे लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? इसका डिस्कशन एक बार मैं देखती हूँ। प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं के कलाविहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन सी। एक और आप लोग कंफर्म हो जाएंगे, इसमें मुझे डाउट लग रहा है इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित जो होता है वायु भी होता है, मृदा भी होता है और जल भी होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु बाद में इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग करने लगे थे। आमतौर पर यह वायु, मृदा और जल तीनों का प्रदूषण करता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो यह कवक के द्वारा फंगस के द्वारा कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी भाई माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवाल जो होता है यह पानी में होता है, तो पानी में से शैवाल को क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। स से हो जाएगा शैवाल और फ से हो जाएगा फाइकोलॉजी। अब इसे याद रखेंगे तो ये तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल को क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो यह हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इसी में रक्त का शुद्धिकरण होता है।
यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है, सुनिएगा। वायु में श्वास लेने वाले प्राणियों को मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त पर संचरण में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। यह डिस्कशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। सुमेलित युग्म नहीं है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। टीनिया सोलियम के कारण टीनियासिस। पैराथर्मल के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन साल्मोनेला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये सब जीवाणु का नाम दिया गया है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुमेलित नहीं है। 87 नंबर प्रश्न, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए हो जाएगा, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। हाँ सही है, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, इसे मुख्य रूप से होते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत। ऑप्शन नंबर डी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो पता होगा किसका, तो नाभिक का। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी आपका गोल्डस्टीन ने, और इसका व्याख्या किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, लेकिन इसका व्याख्या किया था रदरफोर्ड। लेकिन कहीं कहीं गोल्डस्टीन नहीं दिया रहेगा, तब आप लोग टिक करेंगे रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, यह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। बारूद एक विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? क्या हो जाएगा? गन पाउडर। ऑप्शन नंबर ए, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बारूद। यह एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण होता है। गन पाउडर में क्या क्या मिलाते हैं? बारूद, गंधक, कोयला, सोना का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से हो जाएगा क्या? SiO2। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। ऑप्शन नंबर डी। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, त्याग करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से अणु किस में द्विबंध है? द्विबंध हो जाएगा O2 में, ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 96, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन के लिए होना चाहिए क्या क्या? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यह किसका उदाहरण है? कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 उदाहरण है। किसका है? क्या हो जाएगा? संभारिक। परमाणु भार समान है तो संभारिक। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण का जो दर अधिकतम होता है, हरा में तो होता ही नहीं है, लाल रंग में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है दिन रात दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि दिन में ही होता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा पौधा उग जाता है, उसे कहते हैं एपीफाइट। क्या कहते हैं? एपीफाइट। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, एम्फीबियस किसे कहते हैं? तो जल और थल दोनों में जो समान रूप से रहता है उसे एम्फीबियस कहते हैं। और इसका जो अच्छा उदाहरण है यह है मेढक, उभयचर प्राणी। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। एम्फीबियस वर्ग के जो लोग होते हैं अनियतापी जंतु होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए मैंने सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा तो मैं बोलती नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अपने ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं। इतना ही मेरा हेल्प कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कशन आप लोग को कैसा लगा या ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को डिस्कशन चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।